चलिए, तो अमेलगमेशन का सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास में आपको पूरा बेसिक बताया गया था इस चैप्टर का कि हमारे पास क्या क्या होता है इस चैप्टर में, जिसमें आपको बताया गया था कि अमेलगमेशन में होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक तीसरा कंपनी फॉर्म करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेलगमेशन। जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और जब एक कंपनी का नाम में चेंजेस आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। और इस तरह का जितना भी हमारा कैलकुलेशन किया जाता है वो हमारे पास जानते हैं कि दो तरह का कंपनी हमारे पास होता है, एक होता है ओल्ड कंपनी, एक होता है न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी, हम लोगों को ओल्ड कंपनी के बुक्स को बंद करना पड़ता है और न्यू कंपनी के बुक्स को ओपन करना पड़ता है। तो यानी हमारे पास लास्ट क्लास में सिखाया गया था कि पुराने कंपनी को किस तरह से बंद किया जाता है, तो उसके लिए बताया गया था जर्नल एंट्री पास करके। वैसे जर्नल एंट्री के जगह अगर आपको लेजर पोस्टिंग भी करने दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले जर्नल एंट्री का पता होना जरूरी है ना, क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्री पता होगा तभी आप लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। तो जिसके बारे में आपको बताया गया था लास्ट क्लास में कि ओल्ड कंपनी के बुक को जब क्लोज किया जाता है तो किस तरह से करना पड़ता है, जिसमें आपको 7 बात बताया गया था। 7 बात को अगर तुम याद रखोगे तो काम खत्म। एसेट को क्लोज करो, लायबिलिटी को क्लोज करो, रियलाइजेशन को सेल करो, रियलाइजेशन को रियलाइज करो, अगर कोई एक्सपेंस है तो एक्सपेंस करो, उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालो और फाइनल पेमेंट करो। यही ना बताया गया था। तो अगर इस तरह से अगर आप सारा काम करते हो तो पुराना कंपनी का बुक्स क्लोज हो जाएगा। और लास्ट क्लास में आपको यह भी बताया गया था कि न्यू कंपनी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना। तो आज हम लोग न्यू कंपनी से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि न्यू कंपनी में ज्यादा बात है नहीं उतना करने का। लेकिन न्यू कंपनी में एक चीज तुमको यही ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यू कंपनी में 2 मेथड होता है रिकॉर्डिंग करने का। यानी नया कंपनी के बुक में जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो 2 मेथड होता है, एक होता है परचेज मेथड, दूसरा होता है मर्जर मेथड। एक होता है परचेज मेथड और दूसरा होता है मर्जर मेथड। मर्जर मतलब होता है मर्ज करना, मिला लेना। परचेज मेथड मतलब में क्या होता है ना, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब पुराना कंपनी पूरा खत्म हो जाएगा, पुराना कंपनी का पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस पूरा खत्म हो जाएगा। यानी उसका सारा एसेट लायबिलिटी को हम लोग टेक ओवर कर लेंगे और वो कंपनी बंद हो जाएगा, शट डाउन। लेकिन मर्जर मेथड क्या बोलता है, मर्जर मेथड में बोलता है मर्ज कर लेंगे, यानी दोनों मिल के काम करेंगे। दोनों क्या करेंगे, मिल के काम करेंगे। नाम होगा मेरा, नाम किसका होगा, नया कंपनी का, लेकिन काम तुम भी करो हम भी करेंगे। इस तरह का काम होता है हमारा। जैसे देखोगे तुम यहां पे माइक्रोसॉफ्ट और नोकिया मिल गया था ना, तो यहां पे हमारे पास नोकिया भी मिलके अपना काम कर रहा था और माइक्रोसॉफ्ट भी अपना काम कर रहा था, लेकिन जो फोन खरीदते हो वो माइक्रोसॉफ्ट का खरीदते हो, तुम्हारे पास मिलता था। समझ में आया। यानी नोकिया का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया था, यानी वहां पे माइक्रोसॉफ्ट मिलता था। तो सेम उसी तरह से काम कर रहा है दोनों मिलके, लेकिन यहां पे नाम जो होगा वो किसका होगा, परचेजिंग कंपनी का होगा। तो 2 तरीके से हम लोग को यहां पे काम करना पड़ता है। तो एक एक करके बात करेंगे, ध्यान से समझना। बताओ, नया कंपनी अगर खरीदेगा तो खरीदने का क्या एंट्री पास होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, और जिससे खरीदा गया है उसका नाम लिखेंगे। बोलो हाँ या ना। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यही ना एंट्री पास होता है। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट होता है हमारा एंट्री पास। लेकिन अगर हम किसी का बिजनेस परचेज कर लेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। लेकिन अगर क्रेडिटर्स का नाम पता रहेगा तो क्या उसका नाम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ सर। यानी हम लोग एंट्री पास करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू जिस कंपनी का हम लोग बिजनेस खरीद रहे हैं, पुराने कंपनी का बिजनेस खरीद रहे हैं। किसका, पुराने कंपनी का। और एक चीज हम लोग जानते हैं, अगर पुराना कंपनी को खरीद लेंगे तो पुराना कंपनी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिक्विडेट। इसीलिए उसके सारे शेयर होल्डर को लिक्विडेटर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिक्विडेटर्स। तो इसीलिए यहां पे देखो एंट्री पास किया गया है, पहला एंट्री कि फॉर एक्विजिशन या परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी। जब ओल्ड कंपनी के बिजनेस को परचेज करते हैं तो एंट्री पास होता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। अगर एक कंपनी को खरीदा गया है तो उस कंपनी का नाम, अगर 2 कंपनी को खरीद रहा है तो 2 बार लिखेंगे उस कंपनी का नाम। यानी लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा।
समझ में आया? तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री बिजनेस परचेज करने का। और बिजनेस जब परचेज किए तो बिजनेस परचेज में क्या आया था बोलो तो वो वाला झोला आया था, रियलाइजेशन वाला। याद आ रहा है लास्ट क्लास में जो समझाया गया था, यानी रियलाइजेशन जो सेल किया था वही वाला मेरे पास आया था बिजनेस में। तो उस टाइम हम लोग खाली क्या किए थे, वो झोला को खरीद लिए थे और बदले में पैसा उसको पेमेंट कर दिए थे। उसके बाद हम घर आए, घर में आके उस झोला को खोले और झोला को खोल के एक एक करके एसेट लायबिलिटी को निकालना शुरू कर दिए। बोलो हाँ या ना? हम लोग जानते हैं कोई भी एसेट होता है तो डेबिट बैलेंस, कोई भी लायबिलिटी होता है तो क्रेडिट बैलेंस। यानी उस बिजनेस का जो भी एसेट्स आएगा उसको डेबिट करेंगे, जो भी लायबिलिटी आएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो देखो सेकेंड एंट्री पास किया गया फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन ओवर एट अग्रीड वैल्यू या मार्केट वैल्यू। हम आपको लास्ट क्लास में समझाए थे कि पुराना कंपनी बुक जो रिकॉर्ड करता है वो ओल्ड वैल्यू पे करता है, लेकिन नया कंपनी जो करता है वो मार्केट वैल्यू पे करता है रिकॉर्डिंग, यानी मार्केट वैल्यू पे इसका काम करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या पास होगा सर? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी जो जो एसेट्स आया है सबको डेबिट करेंगे, और टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, जितना लायबिलिटी आया है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बोलो समझ में आया? आगे का बात मत देखो, अभी जितना बताए उतना देखो खाली। क्या बोले? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, यानी जितना भी एसेट्स आया उसको डेबिट, जितना भी लायबिलिटी आया उसको क्रेडिट। कोई दिक्कत? बताओ। इसके बाद हम लोग जानते हैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ भी, अगर हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो एक पैकेट देता है ना बंद करके। अगर शर्ट खरीदे हैं तो शर्ट हम लोग रख लेते हैं और पैकेट फाड़ के फेंक देते हैं कि नहीं? सेम उसी तरह से अगर बिजनेस खरीदे थे तो एक झोला दिया था, हमको दिया था, झोला से सब कुछ निकाल लिए, एसेट लायबिलिटी सब कुछ निकाल दी, अब झोला को क्या करेंगे? फेंक देंगे। यानी जो हमारे पास बिजनेस परचेज अकाउंट को ऊपर में किया गया था डेबिट, उस बिजनेस परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट करके उसको कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट करके उसको कैंसिल कर देंगे। तो एंट्री पास हो जाएगा हमारा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट। क्लियर चीज? ये हमारा एंट्री होगा एसेट लायबिलिटी आने का। दूसरी बात, हम आपको एक बात बताए थे कि जब हम उसको परचेज करेंगे सारा एसेट लायबिलिटी मेरे पास आएगा तो या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो हमको लॉस होगा। बताए थे लास्ट क्लास में कि अगर उसका नेट एसेट मेरे पास आ रहा है 15 लाख रुपए का, हम पेमेंट कर रहे हैं उसको 17 लाख रुपया, यानी 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे होंगे। किसके लिए पेमेंट कर रहे होंगे? गुडविल के लिए। और अगर हम उसका एसेट को खरीदे हैं 20 लाख रुपए में एसेट लायबिलिटी को, और हम पेमेंट कर रहे हैं अगर 17 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपए का फायदा हो गया। वो फायदा को कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। समझाए थे कि नहीं? तो वही बात यहां पे होता है कि अगर आपका डेबिट साइड में अगर कम पड़ता है तो गुडविल को डेबिट करोगे, अगर आपका क्रेडिट साइड में कम पड़ेगा तो आपका कैपिटल रिजर्व को यहां पे क्रेडिट करोगे। ये बैलेंसिंग फिगर होगा आपका। आया समझ में? तो फिर से एंट्री हम लोग यहां पे रिपीट करते हैं। क्या एंट्री हो गया? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट। ये एंट्री हो गया आपका सेकंड वाला एंट्री। अब डेबिट में घटेगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्रेडिट में घटेगा तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आया समझ में? तो ये हो गया सारा एसेट लायबिलिटी को अलग अलग निकालने का काम। पहले हम लोग उधार में खरीदे, उधार में खरीदने के बाद यहां पे हम लोग सारा एसेट लायबिलिटी को निकाल के रख दिए। अब बोलेंगे चलो उधार में खरीदे, सारा एसेट लायबिलिटी का काम कर दिए, जो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ उसका भी बात कर लिए। अब उनके बंदे को पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि उधार में खरीदा गया था तो बाद में पेमेंट करना पड़ेगा कि नहीं? तो बताओ पेमेंट किसको करना है? पुराने कंपनी के लिक्विडेटर्स को करना है, शेयर होल्डर्स को करना है। बोलो हाँ या ना? तो बोलेंगे जब पेमेंट करेंगे उसके लिक्विडेटर्स को बिजनेस परचेज के लिए तो क्या एंट्री पास करेंगे? बताओ राम को कैश पेमेंट करना है, क्या एंट्री पास करेंगे? राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर पुराने कंपनी के लिक्विडेटर्स को कैश पेमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। और अगर कैश के जगह में हम लोग जानते हैं कंपनी जो पेमेंट करता है वो क्या क्या कर सकता है? इक्विटी शेयर कर सकता है, प्रीफरेंस शेयर कर सकता है, कैश कर सकता है, डिवेंचर नहीं कर सकता है। बताए थे ना कि पेमेंट के केस में डिवेंचर ये सब नहीं लेगा वो। तो इसीलिए बोला गया यहां पे लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रीमियम पे इशू करेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा और कैश एंड बैंक अकाउंट। आया समझ में? क्लियर है चीज? और बोलता है डिवेंचर को आप यहां पे पेमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर डिवेंचर को, मेरा डिवेंचर को अगर आप खुद से पेमेंट करना चाहते हो उसके लिए अलग एंट्री पास करना पड़ेगा आपको डिवेंचर को पेमेंट करने का। और डिवेंचर वाला कभी कभी ये बोलता है कि हमको प्रीमियम पे पैसा चाहिए। क्या चाहिए? प्रीमियम पे पैसा चाहिए।
यानी अगर हम डिवेंचर थे 1 लाख रुपए का, तो हम 1 लाख रुपए में बात नहीं मानेंगे, हमको 1,20,000 रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 1,20,000 रुपया चाहिए, यानी प्रीमियम पे रिडीम करने बोलता है। समझ में आया? तब एंट्री क्या? अब बताओ, उसका प्रीमियम पे रिडीम करने के लिए हम जब इशू करेंगे, यानी नया कंपनी जब इशू करेगा कोई भी डिवेंचर, कोई भी शेयर्स अगर इशू करता है तो एट पार पे भी कर सकता है, एट डिस्काउंट पे भी कर सकता है, एट प्रीमियम पे भी कर सकता है। बोलो हाँ या ना? तो ये नया कंपनी अपने बुक में जब एंट्री पास करेगा तो डिस्काउंट देके करेगा तो डिस्काउंट हमारा लॉस, अगर प्रीमियम पे करेगा तो प्रीमियम हमारा प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? इस तरह का एंट्री पास करेगा। तो एंट्री क्या पास करेगा डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के लिए? तो एंट्री पास करेगा डिवेंचर या डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। कब डिवेंचर लिखेंगे, कब डिवेंचर होल्डर लिखेंगे, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। कोई एक ही चीज लिखा जाएगा, या तो डिवेंचर या तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, यानी परसेंटेज रहेगा यहां पे डिवेंचर का। अगर बोलता है पुराना कंपनी का डिवेंचर था 12% वाला, हम देंगे नया कंपनी वाला 13% वाला। कितना परसेंट वाला? 13% वाला। तो रेट आपका यहां पे 13% हो जाएगा, यानी 13% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है चीज? और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आ जाएगा। समझ में आया? यानी अगर डिस्काउंट पे, कोई एक ही चीज हो सकता है, या तो डिस्काउंट या तो प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पे होगा तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। ये हो गया डिवेंचर को, डिवेंचर इशू करने के लिए। हाँ या ना? रेट वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो 13% जरूरी नहीं है, 9% रहेगा तो 9%, 10% रहेगा तो 10%। अगर रेट नहीं रहेगा तो रेट नहीं लिखेंगे। आया समझ में? दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जब पुराना कंपनी खर्चा करता था इतना सारा घटना घटाने का, तो वो रियलाइजेशन को डेबिट करता था। किसको करता था? एंट्री पास करते थे ना, खर्चा का। देखो यहां पे एक बार दिखा देते हैं वाला कि 8 नंबर एंट्री जब पुराना कंपनी करता था, एनी लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय ओल्ड कंपनी, तो क्या एंट्री पास करता था? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। लेकिन अगर यही खर्चा अगर नया कंपनी करे, न्यू कंपनी कोई खर्चा करता है, तो उसके लिए लॉस माना जाता है। क्या माना जाता है? और हम लोग जानते हैं जितना भी लॉस होता है, लॉस के लिए क्या डेबिट करता है? वो गुडविल को डेबिट करता है। किसको करता है? बताओ, उसके एसेट को खरीदे थे और हम लोग ज्यादा पेमेंट किए थे, तो उसका गुडविल के लिए किए थे ना। तो इसीलिए हम लोग का यहां पे एंट्री पास होता है फॉर एनी लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय न्यू कंपनी, एंट्री पास होता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। दिख रहा है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट एंट्री होता है। इसको ऊपर अभी कर नहीं सकते हम, इसीलिए इसको इस तरह से दिखाया जा रहा है। यानी गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट होता है अगर आप कोई खर्चा पेमेंट करते हो तब। बोलो समझ में आया? तो ये न्यू कंपनी के बुक में बस इतना एंट्री आपको जानना है। क्लियर है चीज? ओल्ड कंपनी में काफी क्वेश्चन एंट्री था हमारे पास, क्योंकि मेन था ओल्ड कंपनी को बंद करना। न्यू कंपनी वाले में ये 5 एंट्री आपको याद रखना है, जिसमें याद रखने वाला उतना ज्यादा बात है नहीं, सब कुछ समझा दिया गया है आपको। पहले बिजनेस परचेज करेंगे तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। फिर दूसरा एंट्री जितना भी एसेट लाइबिलिटी आ रहा है, एसेट को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, और टू बिजनेस परचेज, झोला को फेंक देंगे, यानी टू बिजनेस परचेज। अगर डेबिट में घट गया तो गुडविल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में घट गया तो कैपिटल रिजर्व कर देंगे। ये दूसरा एंट्री कंप्लीट। इसके बाद पेमेंट करने की बारी आएगी, तो जो हम लोग लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी को जो क्रेडिट किए थे पहला एंट्री में, उसी को यहां पे डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डेबिट, यानी लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट। क्या क्या पेमेंट किया जा रहा है? अगर इक्विटी किया जा रहा है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस किया जा रहा है तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, अगर फेस वैल्यू पे कर रहा है तो प्रीमियम नहीं आएगा, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। समझ में आया? और अगर कैश भी पेमेंट किया जा रहा है तो कैश अकाउंट भी लिख देंगे। इतना सारा करने के बाद अगर डिवेंचर का बात होगा तब एंट्री पास करेंगे, नहीं होगा तो एंट्री पास नहीं करेंगे। अगर कोई खर्चा होगा तो खर्चा का एंट्री पास करेंगे, नहीं होगा तो उसका एंट्री पास नहीं करेंगे। लेकिन ये 3 एंट्री आपका फिक्स है, ये 3 एंट्री आपको पास करना ही पड़ेगा। पहले खरीदने का, खरीद के एसेट लायबिलिटी क्या क्या आ रहा है वो, और उसके बाद पेमेंट करेंगे वो। ये 3 एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। किसके बुक में? नया कंपनी के बुक में। समझ में आया? मर्जर मेथड बाद में करेंगे हम लोग, इसके बाद मर्जर आ जाता है, तो मर्जर के बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग समझते रहेंगे तो क्वेश्चन कब करेंगे, है ना? क्वेश्चन भी तो करना है। मर्जर मेथड बाद में आएगा, तब हम लोग देखेंगे उसके बारे में कि क्या बोलता है वो चीज। चलिए इसको थोड़ा सा हम सफेद कर देते हैं पूरा, हाँ साफ साफ। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग को एक बात पता चल गया, सर ओल्ड कंपनी के बुक में हम लोग के पास
बंद करने के लिए पहले एसेट को बंद करते हैं, तो एसेट में हमारे पास क्या क्या चीज होता है? फिक्स एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, करंट एसेट होता है, फिक्टिशियस एसेट होता है। फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के सभी एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना पड़ता है। ये सारा लास्ट क्लास में समझा दिया गया था, आया ना। वैसे ही लायबिलिटी साइड में हम लोग जानते हैं, मतलब वहां का जितना भी चीज है 3 जगह ट्रांसफर होता है। कितना जगह? रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होता है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर होता है। यानी अगर प्रीफरेंस शेयर है तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। मेनली हम लोग का 2 ही होता है, ज्यादातर प्रीफरेंस शेयर बहुत कम होता है, तो 2 ही होता है मेन, इक्विटी शेयर और रियलाइजेशन वाले में। बस यही 2 चीज में हम लोग ट्रांसफर करते हैं ज्यादातर। आया समझ में? लास्ट क्लास में आपको लास्ट में परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन भी लिखाया गया था कि जब हम लोग पेमेंट करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के लिए परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करना पड़ता है। यानी कितना का हम परचेज कर रहे हैं उससे, और उसके लिए पेमेंट करेंगे। तो 2 मेथड आपको लिखवाया गया था, नेट एसेट मेथड, अभी मेरे पास वो लिखा नहीं होगा, मिट गया होगा। नेट एसेट मेथड, जिसको नेटो मेथड भी बोले थे हम लोग, नेट एसेट टेकन ओवर बोले थे। दूसरा नेट पेमेंट मेथड। नेट एसेट वाले में क्या होता है? जितना भी एसेट आ रहा है, जितना भी लायबिलिटी जा रहा है ना, ऐड और लेस करेंगे, और करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस आएगा वही हमारा परचेज कंसिडरेशन होता है, बताए थे। दूसरा बताए थे अगर पेमेंट मेथड में आप क्या क्या पेमेंट कर रहे हो। अगर आप इक्विटी पेमेंट कर रहे हो तो इक्विटी, प्रीफरेंस कर रहे हो तो प्रीफरेंस, कैश कर रहे हो तो कैश। ये 3 फॉर्म में आप पेमेंट कर सकते हो, और तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास निकल जाएगा वो परचेज कंसिडरेशन नेट पेमेंट मेथड से। कोई दिक्कत? और तीसरा बात लिखे थे वहां पे, नोट लिखा गया था उसके बाद कि अगर आपको गुडविल निकालना है तो कैसे, अगर कैपिटल रिजर्व निकालना है तो कैसे। और एक बात लिखवाया गया था कि डिवेंचर जो होता है वो हमारा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है, उसमें आपका यहां पे नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना। इसके बाद भी कुछ लिखवाया गया था क्या? नहीं लिखवाया गया था। एक पॉइंट और लिख दो नोट में, वहां पे उस टाइम छोड़ दिए थे, यहां पे एक पॉइंट और उस नोट में लिख दो, 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में लिख दोगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल is also not considered in purchase consideration. Self generated goodwill is also not considered in purchase consideration. यानी परचेज कंसिडरेशन के केस में सेल्फ जनरेटेड गुडविल का भी यहां पे बात नहीं किया जाता है। यानी अगर आपके बैलेंस शीट में गुडविल दे दिया हुआ है, क्या दे दिया हुआ है? गुडविल, तो वो गुडविल उसका सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है, और उसका बात यहां पे नहीं किया जाएगा। तो ये भी आपका परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है, नेटो का पार्ट नहीं होता है। इसको नेटो भी, वहां पे परचेज कंसिडरेशन के बाद स्लैश करके लिख दोगे नेटो, या नेट एसेट लिख दो, नेट एसेट। परचेज कंसिडरेशन जो लिखे हो लास्ट में, उसके बाद लिख दो वहां पे स्लैश देके नेट एसेट। समझ में आया? यानी नेट एसेट का भी वो पार्ट नहीं होता है। अरे हम बताए थे ना एक चीज कि जब वो रियलाइजेशन में भर भर के सब कुछ देता है तो सारा फिक्स एसेट को देगा कि नहीं? तो गुडविल को नहीं दे सकता है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो हमारा नेट एसेट का पार्ट नहीं होता है। बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल आपका यहां पे नहीं लिया जाएगा। क्लियर है चीज? तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं लेंगे, फिर हमारा फिक्टिशियस एसेट को नहीं लेंगे, उधर हमारा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं लेंगे, और बाकी सारा चीज हमारा रियलाइजेशन में आ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत कुछ समझा दिए, अब आते हैं क्वेश्चन में। ध्यान से समझिएगा किस तरह से क्वेश्चन आपको बोलेगा और करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, आज भर कष्ट कर लीजिए, थोड़ा यहां से देख के समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, ध्यान से समझोगे। बोला है पी लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड द बिजनेस ऑफ क्यू लिमिटेड। फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के पहले आप नेचर खाली पता, वैसे नेचर भी नहीं पता करोगे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन पता करोगे तो तुमको खुद समझ में आएगा कि हाँ ये कौन सा नेचर का है। बताओ, पी लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड द बिजनेस ऑफ क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड एब्जॉर्ब कर लिया क्यू लिमिटेड के बिजनेस को। कौन सा नेचर है ये? एब्जॉर्प्शन का नेचर है। जब एक बिजनेस दूसरे, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है।
तो बताओ इस केस में हमारा नया कंपनी कौन हो गया? पी लिमिटेड। पुराना कंपनी कौन हो गया? क्यू लिमिटेड। क्योंकि पी लिमिटेड एब्जॉर्ब किया तो पी हो गया नया कंपनी और क्यू लिमिटेड हो गया पुराना कंपनी, ओल्ड कंपनी। बोला है बैलेंस शीट ऑफ द लेटर कंपनी यानी बाद वाला कंपनी क्यू लिमिटेड का आपके पास दिया हुआ है ऑन दैट डेट, मतलब 31/12/2004 में। बहुत कुछ दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में देखो क्या क्या है, 40,000 इक्विटी शेयर 10 रुपया करके 4 लाख का। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, स्टॉक, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इतना कुछ दिया हुआ है। समझ में आया क्या है? आगे बोला है देखो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पढ़ते हैं एक बार। बोला है दैट फॉर एवरी 10 इक्विटी शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड, लाइन को समझोगे क्योंकि आपका पहले सबसे पहले निकालना पड़ेगा परचेज कंसिडरेशन। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि हम बताए थे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे सबसे पहले आपको परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा कि आप उसके बिजनेस को खरीद रहे हो तो कितना पेमेंट करोगे, तो वो निकालना जरूरी होगा। तो बोला गया दैट फॉर एवरी 10 इक्विटी शेयर ऑफ क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड के हर एक 10 इक्विटी शेयर के बदले पी लिमिटेड इशू करेगा 12 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बोलता है आपका जो कंपनी है, किसको बोलता है? क्यू लिमिटेड के, यानी आपका जो कंपनी है उसके हर 10-10 शेयर के बदले हम आपको कितना शेयर देंगे? 12 शेयर देंगे। हम कितना शेयर देंगे? 12 शेयर। तो बताओ अगर 10 शेयर के बदले हम देंगे 12 शेयर तो 40,000 शेयर है उसके पास। कितना शेयर है? 40,000 शेयर है। तो 40,000 शेयर के बदले कितना मिलेगा? तो निकालना पड़ेगा हम लोग को। कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर 40,000 शेयर जो है वो 10 के बराबर है तो 12 के बराबर कितना होगा? बोलो हाँ या ना। यानी ये पुराना कंपनी का है 40,000, तो पुराना कंपनी का शेयर यानी 10 से डिवाइड और नया कंपनी का शेयर 12 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 48,000 शेयर्स आ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो इसका मतलब ये बोला कि आपके 10 शेयर के बदले हम 12 शेयर देंगे, तो बताओ इसका मतलब उसका 40,000 शेयर के बदले अपना कितना शेयर देंगे? 48,000, यानी 48,000 शेयर्स देंगे और शेयर्स का दाम कितना रहेगा? 10 रुपया करके। तो बताओ इक्विटी शेयर के केस में हम आपको कितना पेमेंट कर रहे हैं? 4,80,000 रुपया। अरे बोलो हाँ या ना। 48,000 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4,80,000 रुपया हो जाएगा, 4,80,000। यानी इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पेमेंट जो हो रहा है वो कितना का हो रहा है? 4,80,000 का पेमेंट हो रहा है। कोई दिक्कत? आगे बोला है एंड पेड ₹10 इन कैश, और 10 रुपया कैश में भी पेमेंट कर रहा है। तो 10 रुपया क्या खाली 10 रुपया? अरे ना, पूरा लाइन ये वाला फॉर एवरी 10 इक्विटी शेयर्स, हर 10 इक्विटी शेयर के बदले वो 2 चीज पेमेंट कर रहा है। क्या? हर 10 इक्विटी शेयर के बदले वो 12 शेयर दे रहा है और 10 रुपया करके पेमेंट कर रहा है। समझ में आया? इसका मतलब सीधा बात 40,000 शेयर है, 10 से डिवाइड करके 10 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 ही तो आएगा। कितना आएगा? 40,000। अरे सोच के देखो ना, हर 10 के बदले 10 से डिवाइड कर दो तो 40,000 डिवाइड बाय 10 करोगे कितना आएगा? 4,000। यानी 4,000 शेयर को 10-10 रुपया करके मिलेगा तो कितना रुपया मिलेगा? 40,000। यानी सीधा बात इक्विटी शेयर के फॉर्म में देगा 4,80,000 और कैश के फॉर्म में देगा उसको 40,000, तो टोटल कितना पेमेंट करेगा? 5,20,000। यानी परचेज कंसिडरेशन कितना का हो गया? 5,20,000 का हो गया। कौन सा मेथड है ये? कौन सा मेथड? परचेज कंसिडरेशन का 2 मेथड बोले थे, नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। तो कौन सा पेमेंट है? कौन सा मेथड है? नेट पेमेंट मेथड है, दूसरा मेथड है। हाँ या ना? कैसे समझे सर? नेट पेमेंट मेथड में हम लोग फॉर्मूला क्या लिखे थे? पेमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, पेमेंट इन फॉर्म ऑफ प्रीफरेंस शेयर, पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश, सबको ऐड करके निकालते हैं। तो वही वाला चीज ना भी किए हैं। इक्विटी शेयर के फॉर्म में कितना किया, कैश के फॉर्म में कितना पेमेंट किया, वही ना ऐड किया गया है। प्रीफरेंस शेयर का बात नहीं है तो प्रीफरेंस शेयर को नहीं देखे यहां पे। बोलो हाँ या ना। सर नेट एसेट कैसे समझ में आएगा? जब नेट एसेट के थ्रू, यानी जब तुम्हारा पेमेंट किस फॉर्म में कर रहा है वो बताया नहीं है, तब तुमको एसेट वाला बात करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले सोचना पड़ेगा पेमेंट मेथड वाला, अगर नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? एसेट वाला के बारे में बात करना पड़ेगा। आगे बोला है दूसरा पॉइंट, दैट ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर टेकन ओवर except cash to the extent of 5,000 which was left for meeting realization expense। क्या बोला पता है? बोला आपका सारा एसेट्स और लाइबिलिटी को हम टेक ओवर कर लेंगे, ले लेंगे,
लेकिन 5,000 रुपया कैश आपके पास छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? रियलाइजेशन का एक्सपेंस के लिए। यानी रियलाइजेशन का एक्सपेंस कौन करेगा? पुराना कंपनी करेगा। अरे बोलो, उसका सारा पैसा, हम लोग क्या बोले थे अभी जो हम लोग नोट लिखे थे, गुडविल को नहीं ले सकते। रियलाइजेशन मतलब झोला में क्या क्या आ सकता है, तो गुडविल नहीं आएगा और प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा। अरे बोलो हाँ या ना? इसको मिटाते थोड़ा सही से बताओ, हम क्या बोले थे? एसेट साइड में सारा चीज आ जाएगा, फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगा, और इनटेंजिबल एसेट में गुडविल नहीं आएगा। ठीक है, यानी गुडविल को नहीं लिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा फिक्टिशियस एसेट है इसको नहीं लिया जाएगा, बाकी सारा एसेट तो आ जाएगा। लाइबिलिटी साइड में हम लोग का आउटसाइडर लाइबिलिटी आ जाएगा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये सारा चीज रियलाइजेशन में आ जाएगा। और बाकी सब चीज कहां पे चला जाएगा? बाकी सारा कहां पे चला जाएगा? इक्विटी शेयर में चला जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना, जब पुराना कंपनी का बात करेंगे तो पुराना कंपनी में गुडविल आएगा, नया कंपनी वाले में गुडविल का बात नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है। जब अपना सारा एसेट देंगे तो गुडविल भी मेरा साथ साथ में चला जाएगा उसके पास। तो ध्यान से समझना एक चीज को, बताओ जब यहां पे सारा एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, सारा लाइबिलिटीज को जब ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पे एसेट में कैश भी तो चला जाएगा उसके पास। तो सारा कैश उसको दे देंगे तो हम खर्चा कहां से करेंगे? खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पैसा तो हमारे पास कुछ छोड़ा ही नहीं, वो सारा पैसा लेके चला गया वो। तो अगर हमको बेचना होगा तो बेचने के लिए वैन करना होगा या कुछ करना होगा, पैसा कहां से लाएंगे? पैसा है मेरे पास नहीं, वो तो पैसा सब दे दिए उसको बोरा में भर के हम। तो इसीलिए बोलता है कि यहां पे बोला है कि 5,000 रुपया कैश उसके पास छोड़ दिया जाएगा सारा खर्चा करने के लिए, और बाद बाकी पैसा को वो ले जाएगा वहां से। समझ में आया? और आगे बोला है द प्लांट एंड मशीनरी वर रीवैल्यूड एट कितना रुपया? 1,60,000। जो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 1 लाख रुपया, उसका वैल्यू कितना हो गया है? 1,60,000 रुपया हो चुका है। यानी अग्रीड वैल्यू, मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 1,60,000 रुपया। आया समझ में? और आगे बोला अदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रिमेनिंग एट देयर बुक वैल्यूज, और बाकी एसेट लाइबिलिटी का वैल्यू क्या रहेगा? बुक वैल्यू पे रहेगा, कुछ भी उसमें चेंजेस आपको नहीं करना पड़ेगा। आया समझ में? आपको 3 चीज पूछा गया है, बोला यू आर रिक्वायर्ड टू, 3 क्या 4 चीज हम इसमें एक्स्ट्रा एक जोड़ दिए हैं ताकि आपको कैलकुलेशन सही से समझा सकें। बोला कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितना होगा वो बताओ। अभी तो मुंह से ही निकाल दिए थे 5,20,000, हाँ या ना? उसको लिख के करना पड़ेगा। दूसरा एसेटेन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट, बताओ नेट एसेट जो मेरे पास आ रहा है वो कितना का आ रहा है। अरे हम पेमेंट कितना कर रहे हैं वो अलग भी तो हो सकता है, बताए थे ना ये वाला चीज कि हम उसका सारा एसेट लाइबिलिटी को लिए हैं 17 लाख रुपए का, लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं उसको 20 लाख रुपया, तो पेमेंट अलग हो सकता है, नेट एसेट अलग हो सकता है कि नहीं? तो वही बोला है कि बताओ उसका जो नेट एसेट मेरे पास आया है वो कितने का आया है, जो हम उसको पेमेंट कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन वो कितना करेंगे ये बताओ। फिर तीसरा बोला है कैलकुलेट द गुडविल या कैपिटल रिजर्व, वो भी बताया गया था आपको कि अगर पेमेंट ज्यादा करेंगे तो गुडविल होगा कि कैपिटल रिजर्व, अगर पेमेंट कम करेंगे तो गुडविल होगा या कैपिटल रिजर्व। समझाया गया था ना? क्या बताया गया था? अगर पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो गुडविल, बोलो अगर पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो गुडविल के लिए कर रहे हैं, अगर पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा कम कर रहे हैं तो हमारा फायदा है कैपिटल रिजर्व। तो वो सारा चीज हम लोग को निकालना है। जब सारा बात पता चल जाएगा तो लास्ट में बोला है क्लोज द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड, सॉरी पी लिमिटेड नहीं क्यू लिमिटेड, पुराना कंपनी क्यू है ना, तो क्लोज द बुक्स ऑफ क्यू लिमिटेड बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री पास करके हमको पुराने कंपनी को बंद करना पड़ेगा। कौन से कंपनी को? और पुराना कंपनी का जर्नल एंट्री लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे, एसेट को क्लोज करो, लाइबिलिटीज को क्लोज करो, बात किए थे ना वो सब चीज, वही सारा बात यहां पे हम लोग को करना है। बोलो समझ में आया? चलिए इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। ध्यान से समझोगे, एक बार कॉपी जब करने बोलेंगे तब कॉपी करोगे, पहले ध्यान से समझोगे। भी पहला क्वेश्चन है, तो समझना क्वेश्चन नंबर कितना 1, पहला पॉइंट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या कर रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन फॉर शॉर्ट में लिखेंगे पीसी, परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ध्यान से समझना एकदम, इसको इधर भी हमको काम है तो इसलिए हम इसको हाफ अप कर देते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन, बताइए किस तरह से लिखा जाता है? पेमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो हाँ या ना?
इक्विटी शेयर कैपिटल के फॉर्म में कितना का पेमेंट हो रहा है, कैसे करेंगे? बोलेंगे सर 40,000 शेयर था उसके पास, 10 के बदले उसको 12 शेयर देगा और कितना रुपया करके? 10 रुपया करके। जैसे बोले वैसे लिखे। 40,000 शेयर है पुराने कंपनी के पास, 10 के बदले 12 दिया जाएगा और ये शेयर निकल जाएगा फिर 10 रुपया से मल्टीप्लाई। समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन करके कितना आता है? 4,80,000 रुपया निकल गया, ये वाला बात। फिर इसी में ऐड करेंगे पेमेंट इन फॉर्म ऑफ कैश। कैश के फॉर्म में कितना पेमेंट? बोलेंगे 40,000 शेयर में 10 शेयर के बदले हर शेयर को कितना मिलेगा? 10 रुपया मिलेगा। डायरेक्टली खाली 10 रुपया से मल्टीप्लाई, 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 40,000। यानी बताइए टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना का निकल गया? 5,20,000 रुपये का निकल गया। यानी ये निकल गया हमारे पास पीसी, परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट निकल गया हमारे पास कितना का? 5 लाख रुपया। तो पहला बात हम लोग को यही पूछा गया था, पहला आंसर आ गया हमारा। बोलो हाँ या ना? दूसरा बात करेंगे हम लोग, सेकंड काम। बताओ दूसरा बात क्या पूछा गया है? नेट एसेट। और हम बताओ नेट एसेट वाले में हम दूसरा तरीका लिखे थे, सन्ड्री एसेट्स को लेना पड़ेगा, सन्ड्री लायबिलिटी को लेना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन में फर्स्ट मेथड जो आपका था नेट एसेट मेथड या नेट एसेट टेकन ओवर मेथड, वहां पे क्या लिखे थे? सन्ड्री एसेट एट अग्रीड वैल्यू लेस सन्ड्री लायबिलिटीज एट अग्रीड वैल्यूज। बोलो हाँ या ना? और सन्ड्री लायबिलिटी में तुम्हारा आउटसाइडर लायबिलिटी जो होता है। चलिए यहां पे लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन फॉर नेट एसेट, कैलकुलेशन फॉर नेट एसेट्स। बताइए नेट एसेट का कैलकुलेशन करेंगे, क्या क्या लिखेंगे सर? यहां पे 2 कॉलम इस तरह से बना देते हैं। बताओ सन्ड्री एसेट, वो तो फॉर्मेट में लिखे सन्ड्री एसेट्स एट अग्रीड वैल्यू। यहां पे सारा सन्ड्री एसेट्स का हम लोग नाम तो देखेंगे। बताओ कौन कौन सा एसेट्स है? बोलेंगे गुडविल है। क्या गुडविल लेंगे? अग्रीड वैल्यू वाला केस में नहीं लेंगे। जब पुराना कंपनी को बंद करेंगे तब लेंगे, लेकिन जब नया कंपनी उसको लेगा तो गुडविल उसका नहीं लेगा, तो गुडविल को नहीं लेंगे। बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? तो यहां पे लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग कितने का? 2 लाख रुपए का। प्लस करेंगे, बताओ और क्या है? प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 1 लाख रुपया। मत बोलना, आगे बोला था 1,60,000 रुपया इसका वैल्यू हो चुका है, अग्रीड वैल्यू लेंगे। अच्छा, तो प्लांट एंड मशीनरी यहां पे लिखेंगे 1,60,000 रुपया। समझ में आया? चलिए प्लस करेंगे और बताओ डेटर्स दिया हुआ है 50,000 रुपये का, तो यहां पे लिखेंगे डेटर्स 50,000। आया समझ में? इसके बाद लिखेंगे स्टॉक 35,000 और कैश 30,000। ऐड करेंगे यहां पे स्टॉक कितना? 35,000 और ऐड करेंगे क्या? कैश। अच्छा कैश एट बैंक था ना, चलो बैंक लिख देते हैं, बैंक 30,000। कोई दिक्कत? बताओ कितना आ गया? 4,75,000, 4,75,000। यहां तक ठीक? यहां से अरे बात नहीं, यहां से लेस किया जाता है क्या? आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। बताओ आउटसाइडर लायबिलिटी क्या क्या है? इसको एक बार हेडिंग बना देते तो समझ में सही से आएगा। क्या कर रहे हो तुम लोग रे? बात नहीं, बात नहीं, यहां पे लिख लेते हैं पहले सन्ड्री एसेट्स, ठीक है? अब यहां पे लेस करेंगे क्या? सन्ड्री। सन्ड्री भी नहीं लिख के आउटसाइडर्स लिखते हैं तो सही से समझ में आएगा। आउटसाइडर्स लायबिलिटी, ए सुंदरी सुंदरी नहीं बोलना है, ठीक है? सन्ड्री है वो। चलिए आउटसाइडर्स लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। बताओ आउटसाइडर्स में कौन कौन है? सिर्फ सर क्रेडिटर और बिल्स पेबल 30 और 20 का, तो यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स 30,000 और प्लस करेंगे यहां से बिल्स पेबल 20,000। ऐड करके कितना हो गया? 50,000। और ये दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। माइनस करके कितना आता है? 4,25,000 रुपये का निकल गया। क्या निकल गया? ये नेट एसेट निकल गया। क्या निकल गया? नेट एसेट्स निकल गया। अब सुनिए ध्यान से,
बताओ, हम लोग को पूछा पता है कि 4,25,000 रुपये का एसेट आ रहा है मेरे पास, जबकि हम पेमेंट कितना कर रहे हैं 5,20,000। तो बताओ ज्यादा कर रहे हैं कि कम? अगर ज्यादा करते हैं तो हम लोग गुडविल के लिए कर रहे हैं कि कैपिटल रिजर्व? गुडविल के लिए कर रहे होंगे। तो तीसरा बात हम लोग को वही पूछा गया है, तो यहां पे तीसरा बात निकाल लेते हैं। बताओ तीसरा बात क्या पूछा गया था, गुडविल या कैपिटल रिजर्व? तो हम लोग यहाँ पे गुडविल पता चला है, तो गुडविल अकाउंट गुडविल इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, यही ना लिखवाया गया था। तो बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन 5,20,000 रुपए का माइनस नेट एसेट 4,25,000 रुपए का, यानी 95,000 रुपीज का हमारे पास गुडविल आ गया। बोलो आया समझ में? क्लियर है चीज? तो ये तीन चीज, बार बार तुमको ये सब निकालना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपको पहले अभी बेसिक चीज जानने के लिए सब चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है चीज? चलिए, तो ये तीनों चीज आप अभी कॉपी करिए पहले, उसके बाद जर्नल एंट्री के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड रुकना। बैंक वाले को 30,000 रुपया लिखवा दिए हो, 5,000 रुपया जो उसी के पास छोड़ दिया खर्चा करने के लिए, वो पैसा तुम कैसे ले लिए? यानी यहां पे बैंक वाला कितना होगा, 25,000 होगा। तो इस तरह से ये 4,70,000 रुपया आएगा। क्लियर है? और 4,70 में 50 जाएगा, कितना बचेगा, 4,20,000। क्लियर है ये चीज? तो नेट एसेट 4,20 का होगा, तो यहां पे 4,20 माइनस करेंगे 5,20 में, तो 1,00,000 रुपये का पूरा हो जाएगा हमारे पास गुडविल। समझ में आया? यानी गुडविल 1,00,000 का होगा। 5,000 तो उसके पास छोड़ दिया था ना, तो वो 5,000 को हम लोग छोड़ दिए, यहां पे नहीं लिए, तो इसलिए अभी लेना पड़ेगा। चलिए, सबका कंप्लीट? अब हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है पुराने कंपनी में, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिए, साथ में ये काम करेंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो, साथ में ये चीज हम लोग करते चलेंगे। पुराना कंपनी का नाम क्या है, क्यू लिमिटेड। इन द बुक्स ऑफ क्यू लिमिटेड होगा हमारा ओल्ड कंपनी। चलिए, तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी। बताओ, याद करो, ओल्ड कंपनी के बुक में सबसे पहला काम एसेट को क्लोज करो। बोलो हाँ या ना? एसेट में फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के सभी एसेट को ट्रांसफर करेंगे, कहां पे, रियलाइजेशन में, इंक्लूडिंग गुडविल, गुडविल को भी, क्योंकि पुराना कंपनी में गुडविल आएगा, नया कंपनी में नहीं जाता है। इसका मतलब एंट्री क्या क्या पास करेंगे। अच्छा, एक चीज बताओ, गुडविल का कौन सा बैलेंस होता है, मतलब सारा एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो करेंगे क्या, क्रेडिट। और किसको करेंगे डेबिट, रियलाइजेशन को। एंट्री पास करेंगे। चलिए, अच्छा डेट क्या रहेगा सर, क्वेश्चन में हमारे पास बोला था 31/4/2000, मतलब 31/12/2004, और कोई डेट थोड़ी ना है, तो बस वही 31/12/2004 का काम करेंगे। तो डेट में लिखेंगे हम लोग 31/12/2004। चलिए एंट्री पास करते हैं। एंट्री किस तरह से पास करेंगे, बोलिए सर। एंट्री होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू, क्या क्या एसेट था, सारा एसेट्स को, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू डेटर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। समझ में आया? सारा चीज को यहां पे क्लोज करेंगे, जितना जितना का होना चाहिए सब। एक बात बताए थे, एक बात बताया गया था, पुराना कंपनी पुराना वैल्यू बताया गया था। ओल्ड कंपनी के बुक में सारा ओल्ड वैल्यू पे बात करेंगे, यानी बुक वैल्यू पे बात करेंगे। बताइए गुडविल का बुक वैल्यू कितना है, 50,000, तो लिखेंगे गुडविल के क्रेडिट में 50,000। वैसे ही लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है,
2 लाख का है लैंड एंड बिल्डिंग, तो जाके लिखेंगे 2 लाख। उसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख का है तो 1 लाख। फिर स्टॉक देखो है 50,000 का, नहीं स्टॉक है 35,000 का, स्टॉक है 35,000 का, डेटर से 50,000 का, और बैंक कितना 25,000 का। 5,000 तो उसके पास छोड़ दिए, हम तो लिए ही नहीं उसका 5,000, ठीक है। 5,000 का वो अलग काम करेगा, खर्चा पेमेंट करेगा, तब उसका 5,000 खत्म होगा। यहां पे बैंक को यहां पे 25,000 ही लिखेंगे। बताइए सभी को ऐड करके कितना आता है 460, यानी 4,60,000 आता है। अच्छा एक बात और, लोग करना शुरू करते हैं इसको ऐड, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक यूज करो। बताओ 480 का दिया हुआ है ना टोटल, क्या क्या छोड़ दिए, पीएल छोड़ दिए 15,000 का और कैश छोड़ दिए 5,000 का, तो 15 और 5 20,000 छोड़ दिए। तो बस 480 में 20,000 को माइनस कर दो, बचा कितना 4,60,000, तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 4,60,000। चलिए तो यहाँ पे 4,60,000 रुपए का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिए। बोलो समझ में आया? वेरी गुड। एसेट को क्लोज करो। क्या एसेट पूरा क्लोज हो गया? अभी भी तो हमारा बाकी है, एसेट अभी भी बाकी हुआ है, कितना है पीएल बाकी है। बताओ पीएल कहां का चीज होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का चीज होता है, तो उसको कहां पे ट्रांसफर करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। चलिए एंट्री पास करते हैं इसी डेट में, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट 15,000, 15,000 रुपए का। आया समझ में? क्या सारा एसेट्स क्लोज हो गया? एक 5,000 रुपए का एसेट अभी भी बचा हुआ है, ध्यान रखना। कौन सा? बैंक वाला। उसको बाद में जब खर्चा वाला काम करते हैं, जब लाइन आता है तब वहां पे बात करेंगे उसका। बोलो यहां तक ठीक? एसेट्स को क्लोज करो, सारा एसेट्स क्लोज हो गया। लायबिलिटीज को क्लोज करो। बताओ लायबिलिटीज में क्या क्या है? बोलेंगे सर सबसे पहले इक्विटी शेयर और जनरल रिजर्व, ये दोनों कहां पे जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में जाएगा। ये दोनों का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी में मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्या करना पड़ेगा? डेबिट, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। चलिए पास कीजिए, तो एंट्री पास हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, बताइए इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का, जनरल रिजर्व 30,000 का, तो लिखेंगे 4 लाख रुपया इक्विटी शेयर कैपिटल में, 30,000 रुपया जनरल रिजर्व में, दोनों को ऐड करके 4,30,000 रुपया हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर होल्डर में। ठीक है, एसेट को क्लोज करो, हो चुका है। लायबिलिटी को क्लोज करो, आधा हुआ है आधा बाकी है। बताइए जब ये दोनों चीज था इक्विटी शेयर होल्डर का पार्ट, तो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर दिए। अब जो बचा हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल कहां पे जाएगा? रियलाइजेशन में। ये दोनों को डेबिट, रियलाइजेशन को क्रेडिट। चलिए एंट्री पास करते हैं, लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 30,000, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा 50,000। कोई बात? यहां तक समझ में आ गया? यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिए। क्लियर है चीज? तो दो बात खत्म। दो बात खत्म मतलब क्या? पहला बात एसेट्स को क्लोज करो, हो चुका है क्लोज। लायबिलिटीज को क्लोज करो, हो चुका है क्लोज। दो बात हो गया। तीसरा बात बोलो, क्या बोले थे? रियलाइजेशन को सेल करो। बताए थे ना, जब सारा बंद हो चुका है तो अब हम लोग को सेल करना पड़ेगा रियलाइजेशन को। तो बताना रियलाइजेशन को सेल करने का एंट्री क्या था? किसके पास बेचते हैं? नया कंपनी के पास बेचते हैं। नया कंपनी का नाम क्या है? पी लिमिटेड। हाँ या ना? चलिए एंट्री पास करते हैं। एंट्री पास करेंगे पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। फर्स्ट क्लास में जो इतना टाइम दिए थे समझाने के लिए, वो इसीलिए दिए थे ताकि जब क्वेश्चन किया जाएगा तो आपको साफ साफ समझ में आएगा ये चीज, ताकि दिक्कत ना हो।
तो पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और आपको यह भी बताया गया था कि जब नया कंपनी को बेचते हैं तो कौन सा वैल्यू लिखा जाता है, यहां पे परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू। कौन सा वैल्यू? परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू। यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट बताओ कितना निकाले थे? 5,20,000 रुपया। तो 5,20,000 रुपया जो कैलकुलेशन करके निकाले थे वो वाला अमाउंट यहां पे लिखेंगे। आया समझ में? अरे परचेज कंसिडरेशन मतलब उसको पेमेंट कितना करना है, वो कैलकुलेशन 1 में निकाले थे ना, यानी 5,20,000 रुपया इसको पेमेंट करना है। यानी हमको नया कंपनी से जो मिलेगा, जो हम उसके पास बेच रहे हैं अपना रियलाइजेशन, वो 5,20,000 रुपये का बेच रहे हैं। आया समझ में? तो एंट्री हो गया पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ 3 बात हो गया, एसेट को क्लोज करो, लायबिलिटीज को क्लोज करो, रियलाइजेशन को सेल करो, रियलाइजेशन को रियलाइज करो। चौथा बात ये ना होता है, मतलब बेचे तो बदले में क्या क्या मिलेगा वो उससे लो। बताओ क्या क्या मिलेगा? इक्विटी भी मिल सकता है, प्रीफरेंस भी मिल सकता है, कैश भी। इस क्वेश्चन में क्या क्या मिल रहा है? 2 चीज, इक्विटी शेयर और कैश। अरे सब तुम्हारा परचेज कंसिडरेशन में तो पता है पेमेंट किस किस फॉर्म में हो रहा है, इक्विटी शेयर के फॉर्म में और कैश के फॉर्म में। इक्विटी शेयर के फॉर्म में कितना आया? 480। कैश में कितना आया? 40। यही दोनों चीज वहां पे लिखना है, तो आइए एंट्री पास करेंगे। जो आता है उसको डेबिट करते हैं, हाँ या ना? तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन उसका नाम के साथ इक्विटी शेयर कैपिटल इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। याद आया? जर्नल एंट्री इसी तरह का था ना। चलिए एक बार देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए पुराना कंपनी का जो जर्नल एंट्री था, इसमें देखो जब यहां पे हम लोग मंगाते हैं तो परचेज कंसिडरेशन जब रियलाइज होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट लिखते हैं कि नहीं? बोलो। क्योंकि नया कंपनी का इक्विटी आएगा तो नया कंपनी का नाम लिखा रहेगा उसमें, तो इसीलिए यहां पे लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, फिर कैश अकाउंट डेबिट। कैश वाले में मत लिख देगा, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कहां से आएगा? नया कंपनी से, यानी टू पी लिमिटेड, टू पी लिमिटेड। इक्विटी शेयर जो आ रहा है वो 4,80,000 रुपये का आ रहा है, कैश जो आ रहा है वो 40,000 रुपये का आ रहा है, और उस तरह से पी लिमिटेड हो जाएगा कितने का? 5,20,000 रुपये का। हो गया एंट्री पास। इक्विटी शेयर कैपिटल इन पी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4,80,000, कैश अकाउंट डेबिट 40,000। कैश की जगह तुम बैंक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और टू पी लिमिटेड अकाउंट हो गया 5,20,000 रुपये का। यहां तक क्लियर है चीज? बोलो कितना बात किए? 4 बात। क्या 4 बात किए? एसेट को क्लोज किए, लायबिलिटी को क्लोज किए, रियलाइजेशन को सेल किए, रियलाइजेशन को रियलाइज किए। 4 बात हो गया। 5वां बात क्या होता है? 5वां बात होता है कोई खर्चा है तो खर्चा करो, हाँ या ना? खर्चा है तो खर्चा करो। क्या कोई खर्चा था? हाँ सर, 5,000 रुपये का खर्चा था। बताओ 5,000 का खर्चा पेमेंट करेंगे, क्या एंट्री पास होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। बताए थे कोई भी खर्चा होता है तो किसको डेबिट करते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट पास करते हैं, ठीक है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना का? 5,000 रुपये का। तो एक बात बताओ, वहां पे देखो, यहां पे देखो, फर्स्ट वाला एंट्री में टू बैंक अकाउंट कितना किया गया था? 25,000। 5,000 जो बचा के रखा था वो किस लिए बचाया था? खर्चा। यहां पे टू बैंक अकाउंट कितना हो गया? तो वहां पे 25, यहां पे 5, हो गया 30। तो बताओ पूरा एसेट हमारा बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? क्योंकि बैंक हमारा 30 का था, पूरा 30 से बंद कर दिए इसको। समझ में आया? चलिए काम खत्म। अब बताओ खर्चा भी कर दिए, कितना बात हो गया? 5 बात। 6ठा बात क्या बताए थे? प्रॉफिट लॉस निकालो। क्या निकालो? जब सारा बात हो चुका है तो प्रॉफिट लॉस निकालो। कैसे निकलेगा प्रॉफिट लॉस? ध्यान से समझोगे। प्रॉफिट लॉस किससे पता चलेगा? रियलाइजेशन से। किससे पता चलेगा? यानी रियलाइजेशन का डेबिट जोड़ेंगे, रियलाइजेशन का क्रेडिट जोड़ेंगे। अगर क्रेडिट में ज्यादा होगा तो डेबिट में कम पड़ रहा है। अरे बोलो ना। अगर डेबिट में ज्यादा होगा तो क्रेडिट में कम पड़ रहा है, और जहां पे कम पड़ेगा वहीं पे रियलाइजेशन को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। चलिए देखते हैं एक बार। बताओ कैलसी निकाल लो सब लोग एक बार। देखो एक बार रियलाइजेशन, देखो टोटल डेबिट में कितना है, तो हम लोग को एक बार दिखा 4,60,000 दिखा, और डेबिट में देखो कहीं पे है
सबसे लास्ट में डेबिट में है 5,000 रुपए का, दिखा कि नहीं, बोलो। यानी डेबिट में, सुनो, डेबिट में हमको दिख गया 4,65,000, कितना दिख गया, 4,65,000 दिख गया डेबिट में। अब आते हैं क्रेडिट वाला, देखते हैं रियलाइजेशन। देखो क्रेडिट में रियलाइजेशन कहां पे है, यहां पे 5,20,000, बोलो हाँ या ना। और क्रेडिट में देखो यहां पे है 50,000, दिखा, यानी क्रेडिटर्स वाला है 50,000 और जो रियलाइजेशन का सेल किए थे वो 5,20, और कहीं पे है नहीं, यानी 5,20 और 50 कितना होता है 5,70, यानी क्रेडिट साइड में है 5,70। तो बताओ अगर क्रेडिट साइड में है 5,70, डेबिट साइड में 4,65,000, तो डेबिट में घट रहा है कि क्रेडिट में, डेबिट में घट रहा है। तो डेबिट में अगर दोनों को मैच करवाना है, टैली करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट में डालना पड़ेगा कितना रुपया, 1,05,000 रुपया, 1,05,000 रुपया। मतलब बोलेंगे रियलाइजेशन डेबिट में घट रहा है, तो बोलेंगे सर रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, कितना से, 1,05,000 से, और टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। प्रॉफिट लॉस किसमें ट्रांसफर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होता है, यानी टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 1,05,000। बताइए प्रॉफिट है कि लॉस है, ये प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है। हम आपको बताए थे ये चीज कि अगर एंट्री तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट हो रहा है तो, और वैसे भी दूसरा चीज डेबिट में घटता है तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट में घटता है तो लॉस होता है, ये बात पता है ना। तो डेबिट में घट रहा था इसलिए प्रॉफिट, तो यहां पे लिख देते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ रुपीस 1,05,000, दैट इज कहां से आया वो भी लिख दो। बताओ क्रेडिट में कितना था 5,70,000 माइनस डेबिट में कितना था 4,65,000, समझ में आया। यानी 570 में 465 465 को माइनस कर दिए तो आ गया 1,05,000, वही हमारा प्रॉफिट हुआ है जिसको यहां पे एंट्री पास करके दिखा दिए। बोलो आया समझ में, क्लियर है चीज। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट कर दिए 1,05,000 रुपए का। कितना बात हो गया, 6 बात, लास्ट बात बचा हुआ है 7वां बात। क्या बात, पेमेंट करना है, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को करना है, हाँ या ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने का एंट्री क्या पास करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, अरे बोलो हाँ या ना, इक्विटी शेयर, बात नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, बताओ टू अपना जो नया कंपनी से आया था वो क्या क्या आया था, जो नया कंपनी से आया था वो क्या क्या आया था। बोलेंगे सर नया कंपनी से हमारे पास दो चीज आया था, इक्विटी शेयर भी आया था, कैश भी, दोनों चीज उसको देना पड़ेगा हम लोग को। तो बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इन पी लिमिटेड अकाउंट, पी लिमिटेड का था ना, इन पी लिमिटेड अकाउंट, और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बताओ जो इक्विटी शेयर कैपिटल आया था उससे वो कितना का आया था, इक्विटी शेयर जो आया था वो कितना का आया था 4,80,000 का, वो वाला दे देंगे, और जो कैश आया था वो कितने का आया था 40,000 का, वो वाला दे देंगे। यानी टोटल इक्विटी शेयर होल्डर कितना का डेबिट हो जाएगा, 5,20,000 रुपए का डेबिट हो जाएगा। बोलो आया समझ में। यानी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इन पी लिमिटेड टू कैश अकाउंट 40,000 रुपए का, इस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर हो गया 5,20,000 रुपए का। अब एक बात समझिए, हम लोगों को पुराना कंपनी के बुक को क्या करने बोला था, क्लोज करने बोला था, और क्लोज करना मतलब सबको पेमेंट करने के बाद हमारा सारा चीज खत्म हो गया होगा। बोलो हाँ या ना, सारा चीज खत्म हो गया होगा। देखते हैं एक बार चेक करके क्या सारा चीज खत्म हो गया कि नहीं हो गया। वैसे हम ये वाला खत्म हो ही जा चुका है, लेकिन खत्म कैसे पता चलेगा सर खत्म हो गया। एक ही बात से तुम्हारा पता चलेगा, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को देखोगे मैच किया कि नहीं मैच किया। सारा काम करने के बाद देखोगे इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। बताओ एक बार इक्विटी शेयर होल्डर का ऊपर से यहां तक देखते चलो, बताओ कितना हो रहा है। सबसे देखो सेकेंड एंट्री में इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट हुआ है 15,000, और देखो कहीं पे डेबिट हुआ है, डेबिट डेबिट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर कहीं पे हुआ है लास्ट में 5,20, तो 5,20 और 15 कितना होता है 5,35। डेबिट में दिख रहा है 5,35,000। चलिए क्रेडिट वाला देखिए कितना है
क्रेडिट में देखो यहां पे 1,05,000, उसके बाद क्रेडिट में 4,30,000 और कहीं कहीं पे नहीं है। तो बताओ 4 30 और 1 5 कितना होता है? 5,35। डेबिट में भी आ गया 5,35, क्रेडिट में भी आ गया 5,35। टैली कर गया। यानी अगर क्योंकि फाइनल पेमेंट किसको करना है? इक्विटी शेयर होल्डर। और जब फाइनल पेमेंट उसको कर देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, और हमारा खत्म हो गया। यानी इक्विटी शेयर होल्डर हमारा मैच कर जाने से हमारा पता चल जाएगा कि हम लोग एकदम सही बनाए हैं और पूरा टैली कर जाएगा ये चीज तुम्हारा। क्लियर है चीज? तो इस तरह से आपको ओल्ड कंपनी को बंद करना पड़ेगा, जिसमें बस 7 बात जिस तरह से बताया गया लाइन बाय लाइन आप करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले सारे एसेट्स को क्लोज करिए, जो चीज जहां जाता है वहां पे। लायबिलिटी को क्लोज करो, जो चीज जहां जाता है वहां पे। उसके बाद रियलाइजेशन को सेल करो, फिर रियलाइजेशन को रियलाइज करो। कोई खर्चा होगा तो खर्चा करो, उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकाल के फाइनल पेमेंट करो। बस इतना ही तो काम करना होता है। आया समझ में? तो इस तरह से ओल्ड कंपनी के बुक को आपको बंद करना है। बोलो आया समझ में? ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मिल जाएगा क्वेश्चन, काहे घबरा रहे हो? तो 1 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ज्यादा बात नहीं पूछा गया है, कम बात है, थोड़ा ध्यान से समझ लोगे एक बार। बोला है अ न्यू कंपनी Z लिमिटेड इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड। नेचरवा बताओ क्या है? अमेलगमेशन। हम क्या बताए थे? जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी मिलकर तीसरा कंपनी बनाता है तो क्या बोलते हैं उसको? अमेलगमेशन। जब X लिमिटेड और Y लिमिटेड को टेक ओवर करके एक नया कंपनी फॉर्म कर रहा है Z लिमिटेड, तो वो क्या कहलाएगा? अमेलगमेशन कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? यानी ये अमेलगमेशन नेचर का हो गया। एक बात बताओ, यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पे नया कंपनी का नाम क्या है? Z लिमिटेड। पुराना कंपनी का नाम क्या है? X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड। यानी दोनों का दोनों तुम्हारा कौन सा कंपनी है? पुराना कंपनी। बोलो हाँ या ना? X भी तुम्हारा ओल्ड है और Y भी तुम्हारा ओल्ड है। वैसे X तो ओल्ड ही रहता है हमारा, है ना? अपने भाषा में X मतलब ओल्ड ही होता है। चलिए, तो द बैलेंस शीट ऑफ विच एट दैट डेट ऑफ टेकिंग ओवर ऑन 31 दिसंबर 2012 वर एज फॉलोज। 31 दिसंबर 2012 में हमारे पास बैलेंस शीट दिया हुआ है, वही दोनों कंपनी का, X लिमिटेड का और Y लिमिटेड का। वेरी गुड। देने के बाद एडजस्टमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो बोला द फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू। यानी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और फर्नीचर को बुक वैल्यू पे ले लिया जाएगा, मतलब जितना जितना वैल्यू है उतना ही पे ले लिया जाएगा। डेटर्स को बोला है 25% पे ले लिया जाएगा, मतलब डेटर का 25% निकाल के दोनों का ले लिया जाएगा। तो डेटर का भी बात बोल दिया। आगे बोला स्टॉक बोला 3,000 रुपया और 4,000 रुपया X और Y लिमिटेड का, यानी X वाले का 3,000 रुपया में और Y लिमिटेड का 4,000 रुपया में ले लिया जाएगा। क्लियर है चीज? क्योंकि वहां पे बोल दिया फॉर कितना? X लिमिटेड एंड Y लिमिटेड, दोनों का रिस्पेक्टिवली बोल के दे दिया है। सर जी इसका स्टॉक लिया, दोनों कंपनी का स्टॉक लेगा कि नहीं लेगा? दोनों कंपनी का सारा एसेट लेगा कि नहीं लेगा? Z लिमिटेड जब टेक ओवर करेगा तो दोनों का लेगा ना। यानी इसका स्टॉक लेगा तो कितना मिलेगा? 3,000। इसका स्टॉक लेगा कितना मिलेगा? 4। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? 7। उस तरह से सबके एसेट को, सबके लायबिलिटी को मिला मिला के अपने में लिखना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ या ना? चलिए देखते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, मिला के भी लिख सकते हैं, बाद में बात करते हैं उसके बारे में। मतलब सर वो जो 10,000 और जो 12,000 है उस पे बात नहीं करना है। ये जो 10,000 और 12,000 दिया वो तो बुक वैल्यू दिया हुआ है। जब नया कंपनी अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा तो न्यू वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा, बताए थे। पुराना कंपनी पुराना वैल्यू, न्यू कंपनी न्यू वैल्यू। जब ये ओल्ड कंपनी के बुक में करेंगे तो यही सब वैल्यू पे बात करेंगे, लेकिन जब नया कंपनी के बुक में करेंगे तो जो जो बात बोला है नीचे अग्रीड वैल्यू पे, उस पे बात करेंगे। समझ में आया? आगे देखो, द लाइबिलिटीज आर टू बी पेड इन फुल बाय Z लिमिटेड, यानी लाइबिलिटी को भी इसको लेना पड़ेगा क्योंकि इसका पेमेंट ये करेगा पूरा पूरा उसका, ठीक है। आगे, द एप्रोप्रिएट परचेज कंसिडरेशंस आर टू बी सेटिस्फाइड बाय फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ Z लिमिटेड, मतलब जो परचेज कंसिडरेशन उसका होगा, उसका पेमेंट जो करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? इक्विटी शेयर के फॉर्म में करेगा। पूरा इक्विटी शेयर उसको पेमेंट कर देगा, लेकिन कितना करेगा कुछ बताया?
इतना तो बता दिया, पेमेंट हम आपको करेंगे परचेज कंसिडरेशन जो वो करेंगे इक्विटी शेयर देके, क्या करके, इक्विटी शेयर देके। लेकिन कितना इक्विटी शेयर देंगे कुछ बताया नहीं। तो जब नहीं बताता है तब आप नेट एसेट मेथड यूज करते हो। क्या निकालते हो, नेट एसेट। नेट एसेट मेथड से निकालेंगे, जितना आएगा उतना ही का पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर के फॉर्म में। आया समझ में। आगे बोला है शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में, जेड कौन है, नया कंपनी, यानी नया कंपनी के बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करने बोला है। एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, और एक बैलेंस शीट बनाने बोला गया आपको। समझ में आया, एक छोटा सा बैलेंस शीट आपको बनाने बोला है, क्योंकि अरे उसका सारा एसेट लायबिलिटी आएगा मेरे पास, तो अब मेरे पास सब आ गया ना, तो मेरा भी तो एक बैलेंस शीट दिखेगा जिसमें उस कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटी मेरे पास आएगा। तो वो सारा काम का हम लोग को एक बैलेंस शीट बनाना है। तो वो कैसे कैसे करेंगे आइए देखते हैं फटाक से। बताओ सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, परचेज कंसिडरेशन निकालने का। क्या निकालने का, परचेज कंसिडरेशन। कौन सा मेथड से निकालेंगे, नेट एसेट मेथड से निकालेंगे। चलिए स्टार्ट, साथ में करेंगे। साथ में करना है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेशन फॉर परचेज कंसिडरेशन। कौन सा मेथड, नेट एसेट मेथड। बताइए नेट एसेट मेथड में होता क्या क्या है। सन्ड्री एसेट्स, जो एसेट्स आता है मेरे पास वो भी कौन सा वैल्यू पे, अग्रीड वैल्यू पे, यानी सब मार्केट वैल्यू पे लेना पड़ेगा। चलिए देखते हैं एक एक करके। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस तो बुक वैल्यू पे लेने बोला है, अरे बोलो ना, बोल दिया ना, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और फर्नीचर को किस वैल्यू पे लेना है, बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू जितना जितना है उतना ही पे ले लेंगे। तो बोलेंगे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 38,000 प्लस कितना था 92,000, दोनों को ऐड करके बताइए कितना होता है। 9 3 12 1 13, 1,30,000, 1,30,000। अगर अलग अलग निकालने का जरूरत पड़े तो अलग अलग करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, दोनों कंपनी का अलग अलग करते हैं, तब सही रहेगा ज्यादा। दोनों कंपनी का अलग अलग परचेज कंसिडर, अरे एक्स लिमिटेड अलग है, वाई लिमिटेड अलग है ना, तो इसीलिए अलग अलग करते हैं। लेकिन जब एंट्री पास करेंगे तो दोनों को साथ में मिला के करेंगे। बताओ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना कितना, 38,000 एक्स का, 92,000 वाई का। फिर ऐड करेंगे, बताओ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के बाद क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर, फर्नीचर कितने का, 6,000 और 4,000, बुक वैल्यू इसका भी 6,000 4,000 प्लस ऐड करेंगे हम लोग स्टॉक, स्टॉक, लेकिन स्टॉक का बात बोला था आगे, बोला था 3,000 रुपया एक्स वाले का, 4,000 रुपया वाई वाले का, यानी यहां पे लेंगे 3,000 और यहां पे लेंगे 4,000। उसके बाद ऐड करेंगे डेटर्स, और डेटर्स में भी बोला था 25% पे लेना है। कितना पे लेना है, यानी डेटर देखो पहला वाला का कितना है 30,400, निकालो इसका 25%, 30,400 इंटू 25%, 7,600 आता है, 7,600। और दूसरे वाले का देखो कितना है 20,000, 20,000 का 25%, 25 दूना 50, 5,000, 5,000 आ गया इसका। आया समझ में। नेक्स्ट डेटर हो गया, चलो पीएल तो नहीं आएगा, फिक्टिशियस एसेट नहीं आएगा वहां पे। चलिए और लायबिलिटी वाले को माइनस करते हैं। लायबिलिटी में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, ये 3 चीज, यानी क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। बताओ क्या क्या है, लेस करेंगे क्रेडिटर्स कितना कितना 5 और 10, 5,000 10,000, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि पता चले बाद में कि माइनस करना है। फिर माइनस बिल्स पेबल, तो बीपी लिख देते हैं। बिल्स पेबल कितना कितना 8,400 9,000, 8,400 और 9,000। उसके बाद एक और माइनस करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी 10,000 और 15,000, 10,000 और 15,000, बस
सबको ऐड लेस करिए, आपका निकल जाएगा पीसी परचेज कंसिडरेशन 38,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 7,600 माइनस 8 5 13 23,400 यानी 31,200। दूसरा का करते हैं 1 लाख प्लस 5,000 माइनस 15 25 71,000 यानी एक्स लिमिटेड का जो बिजनेस खरीदा जा रहा है वो कितना में खरीदा जा रहा है 31,200 में, और जो वाई लिमिटेड का खरीदा जा रहा है वो कितना में खरीदा जा रहा है 71 में। तो इस तरह से देयरफॉर टोटल पीसी निकाल दो एक बार में। टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा 31,200 प्लस 71,000, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,02,200। 1,02,000 यानी दोनों को मिला के 1,02,200 रुपये का पेमेंट होगा। तो ये सबसे पहले आपको निकाल लेना पड़ेगा टोटल परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है चीज। एक और भी आपको यहां पे तरीका जर्नल एंट्री में बताएंगे, न्यू कंपनी के बुक में एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। ओल्ड में भी कर सकते हैं। नहीं, ओल्ड में नहीं होगा, सिर्फ न्यू में। वो काम सिर्फ न्यू में होगा जो अभी हम बताएंगे सो, लेकिन ध्यान से समझ लीजिए। बताइए काम हो गया कि बचा हुआ है? ओके चलिए, तो ये काम हो गया। अब इसके बाद करेंगे जर्नल एंट्री। फॉर्मेट बना लीजिए, छोटा सा बनेगा जर्नल एंट्री का, क्योंकि ये किसके बुक में बन रहा है न्यू कंपनी, और न्यू कंपनी में ज्यादा जर्नल एंट्री है नहीं, 3 एंट्री पास करेंगे। कितना? लेकिन 3 में भी बड़ा बड़ा थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि सारा एसेट लायबिलिटी को लेना पड़ेगा ना। यानी समझ लो तो आधा पेज का तुम्हारा बनेगा कम से कम। आधा का आधा नहीं होगा। चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ, नया कंपनी का नाम बता सकते हो? जेड लिमिटेड है न्यू कंपनी। तो इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी हम लोग कर दिए, जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। डेट वाले कॉलम में हम लोग एक ही डेट लिखेंगे बार बार, 31/12/12, क्योंकि सारा काम 31/12/12 में हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे 31/12/12, ठीक है। बताइए, पहला एंट्री पास करेंगे। अच्छा, तुम लोग खींच लो अपना खांचा पहले। पहला एंट्री बताओ परचेज करने का क्या होता है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। नया कंपनी वाला आज ही सिखाए हैं, बताया ना। चलिए एंट्री पास करते हैं। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स, टू लिक्विडेटर्स ऑफ, ओल्ड कंपनी का नाम क्या क्या है? एक्स लिमिटेड, और फिर से लिखना पड़ेगा नीचे टू लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड। इस तरह से 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। पुराने कंपनी का नाम 2 बार लिखाना पड़ेगा। 2 कंपनी है, बिजनेस परचेज अकाउंट, क्योंकि एक से खरीद रहा है कि 2 से खरीद रहा है, तो इसलिए बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड। बताओ लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड से जो खरीद रहा है वो कितना का खरीद रहा है? 31,200 रुपये का, इसलिए अलग अलग निकाले। समझ में आया? तो यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में अमाउंट ऑफ पीसी परचेज कंसिडरेशन। तो यहां पे अलग अलग जो निकाले हैं हम लोग, वो कितना कितना निकाले? 31,200 और 71,000 रुपये का, दोनों मिला के कितना का हो गया? 1,02,200 रुपये का हो गया। आया समझ में? यानी जो बिजनेस परचेज किया गया है, एंट्री पास कर दिए, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड टू वाई लिमिटेड, 31,200 रुपया से एक्स का और 71,000 से वाई का। आया समझ में? फिर हम बताए थे ये तो बोरा उठा के लाए हैं, झोला उठा के लाए हैं, इसके बाद सारा एसेट लायबिलिटी को निकालना पड़ेगा, है ना। तो जितना भी एसेट्स है उसको डेबिट, जितना भी लायबिलिटी उसको, तो एंट्री पास करेंगे। सारा एसेट्स, बताओ एसेट्स में क्या क्या था? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस था ना, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। फर्नीचर था,
फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फिर स्टॉक था, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स था, डेटर्स अकाउंट डेबिट, बस। तो लायबिलिटी के लिए अच्छा एक चीज सुनना, क्रेडिट में लिखने से पहले एक जगह छोड़ लोगे। क्यों पता है? आपको बात बताया गया था, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट। डेबिट में घटेगा तो गुडविल, क्रेडिट में घटेगा तो घटेगा, वो तो बाद में पता चलेगा। बोलो हाँ या ना? तो ऊपर में अगर घट जाएगा तो कहां घुसाओगे? जगह तो छोड़ना पड़ेगा ना। इसीलिए यहां पे हम लोग को गुडविल का एक जगह छोड़ के रखना पड़ेगा। यानी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, उसके बाद एक जगह छोड़ के लिखेंगे टू। बताओ सारा लायबिलिटी का नाम क्या क्या है? टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट और टू बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बोलो समझ में आया? चलिए सबका अमाउंट अब बताओ, दोनों का हम लोग मिला के लिखेंगे, यहां पे दोनों का मिला के लिखेंगे। बताओ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना कितना था? 38,000 और 92,000, दोनों मिला के कितना आता है? 1,30,000। फर्नीचर कितना कितना का था? 6,000 और 4,000, दोनों मिला के 10,000। स्टॉक कितने का था? 3,000 और 4,000, दोनों मिला के 7,000। डेटर्स कितने का था? 7,600 और 5,000, है ना? तो 7 6 12,600। उसके बाद क्रेडिटर्स बताओ कितना कितना का था? क्रेडिटर था 5-10 का ना, तो 5,000 और प्लस 10,000 यानी 15,000 का क्रेडिट में। बिल्स पेबल कितना का था? 8,400 प्लस 9,000, 9 8 17, 17,400। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना का था? 10,000 और 15,000, तो 10,000 प्लस 15,000, दोनों मिला के कितना? 25,000। बोलो आया समझ में? सारा एसेट्स को ऐड कर दिए, सारा लायबिलिटी को ऐड कर दिए, वो भी न्यू वैल्यू पे, अग्रीड वैल्यू पे कर दिए। कोई दिक्कत? लेकिन अभी एंट्री हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों पता है? हम बताए थे सारा एसेट को डेबिट, सारा लायबिलिटी को क्रेडिट, और जो झोला था झोला को फेंकेंगे। मतलब बिजनेस परचेज को जो डेबिट किए थे उसको क्या करना पड़ेगा? तो यानी हम लोग यहां पे करेंगे टू बिजनेस परचेज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। बताओ बिजनेस परचेज कितने का था? 1,02,200 लिखे थे ना रे पहला एंट्री में, तो वो वाला 1,02,200 लिख देंगे। यहां पे एक जादू देखने को मिलेगा तुमको, एक जादू देखने को मिलेगा, कोई गुडविल नहीं आएगा। ध्यान से कैलकुलेशन करिए, ना आपको डेबिट में डिफरेंस मिलेगा ना आपको क्रेडिट में, आपका मैच कर देना जाना चाहिए। देखो एक बार कैलकुलेशन करके, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल इक्वल आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तुम ऐड लेस करके देख सकते हो, देख लिए? तो यही वाला बात हम उस दिन क्या उस टाइम बोलने वाले थे, जो हम बोले कि एक बात बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे तुमको। तो ट्रिक ये है, तो सुनना, डिफरेंस आपका तब एक भी बार नहीं आएगा जब आप परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन नेट एसेट मेथड से करोगे। कौन सा मेथड से? फिर से रिपीट, जब जब तुम परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन नेट एसेट मेथड से करोगे तो यहां पे तुम्हारा कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ना आपको डेबिट में डिफरेंस मिलेगा ना आपको क्रेडिट में डिफरेंस मिलेगा। समझ में आया? नेट एसेट मेथड छोड़ के अगर तुम नेट पेमेंट मेथड पे करोगे तब तुमको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन नेट एसेट मेथड से कभी भी तुम्हारा डिफरेंस यहां पे नहीं आएगा। आया समझ में? क्लियर है चीज? चलिए इसको कॉपी कर लिए होगे तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं किए होगे तो कर लो। चलिए अब लास्ट एंट्री इसका क्या एंट्री पास करेंगे? पेमेंट करने का। पेमेंट किसको करना है बताना? लिक्विडेटर्स को पेमेंट करना है। किसको करना है? तो एंट्री पास करेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट। दोनों के लिक्विडेटर को पेमेंट करना है ना।
एक बात बताओ, हम जो उसको पेमेंट कर रहे हैं वो किस फॉर्म में पेमेंट कर रहे हैं? इक्विटी और कैश, इक्विटी और कैश। क्या इक्विटी शेयर को प्रीमियम पे कर रहे थे कि फेस वैल्यू पे कर रहे थे? फेस वैल्यू पे कर रहे थे। सर कैसे पता चला? यहां पे देखो बोला था कि एप्रोप्रिएट परचेज कंसिडरेशन जो पेमेंट कर रहा है वो किस फॉर्म में कर रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन में तो खाली इक्विटी पे कर रहा है, वो तो पहला क्वेश्चन था हमारा जिसमें कैश भी था। इसमें खाली क्या कर रहा है? इक्विटी शेयर के फॉर्म में कर रहा है पेमेंट। बोलो हाँ या ना? यानी टोटल पेमेंट जो हो जाएगा वो इक्विटी शेयर के फॉर्म में हो जाएगा, यानी लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताओ लिक्विडेटर कितने का? एक्स लिमिटेड का 31,200, वाई लिमिटेड का 71,000, तो टोटल पेमेंट कितना का होगा? 1,02,200। यानी ये 1,02,200 का पेमेंट हम लोग इक्विटी शेयर के फॉर्म में करेंगे। बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, हम आप लोगों को इक्विटी दे देते हैं। समझ में आया? एक्स लिमिटेड को दे देंगे 31,200 रुपए का इक्विटी, वाई लिमिटेड को दे देंगे 71,000 का इक्विटी, दोनों हो जाएगा हमारा 1,02,200 रुपए का। आया समझ में? तो ये निकल गया हमारा, यहां तक का काम खत्म। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, आज यहीं तक रखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।